राजा, किसान और नगर, इसके अंतर्गत हमारा उपभाग है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के राजा और सरदार, हमने इससे पहले अध्ययन किया है मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में अशोक का हमने अध्ययन किया है, कहाँ कहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए थे, अशोक का धम्म क्या था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब अशोक के धम्म के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते दक्षिण भारत की तरफ। भारत का जो दक्षिण हिस्सा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण भारत में राजा भी कहा जाता था और सरदार, और जो उनका क्षेत्र होता था वो सरदारी कहलाता था। इसके बारे में हम अभी विस्तृत जानकारी देते हैं। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में, वही दक्कन और दक्षिण एक ही चीज़ है, उसको भाषा के अपभ्रंश में दक्कन भी कहा जाता है और दक्षिण भी कहा जाता है, के क्षेत्र में स्थित तमिलकम। तमिलकम एक क्षेत्र था, एक पूरे क्षेत्र को तमिलकम कहा जाता है। कौन कौन से आते इसमें? तमिलनाडु थी, इसमें आंध्र प्रदेश था और केरल, ये तीनों को मिला करके एक क्षेत्र बना था, इसका नाम था तमिलकम। इनमें चोल और चेर और पांड्य जैसी सरदारियां थीं। चोल, चेर और पांड्य, ये लिखा है यहाँ पर, चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियां थीं। ये लोग सरदारियां चलाते थे, अपनी राजा की तरह होते थे। का उदय हुआ, यह राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। यानी दक्षिण भारत में हमने देखा चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ और ये राज्य या ये प्रदेश बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। समृद्ध अपने आप में मजबूत थे ये, और स्थायी भी सिद्ध हुए। स्थायी सिद्ध होने का मतलब है ये ज़्यादा दिन तक बिखरे नहीं हैं, एक साथ एकजुट रहे। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के विवरण या जानकारी, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। यानी पांड्य, चोल, चेर और पांड्य राज्यों के बारे में हमको विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। और ये स्रोत क्या है? उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम साहित्य या संगम ग्रंथ। प्राचीन तमिल के जो संगम साहित्य है या संगम ग्रंथ है, उससे हमें जानकारी मिलती है। उनकी कविताओं में सरदारियों का जिक्र किया गया है। तमिल ग्रंथ के कविताएं लिखी गई हैं, संगम ग्रंथों में जो कविताएं लिखी गई उनमें सरदारियों का जिक्र किया गया है। इससे हमको पता चलता है कि उस समय सरदारियां अस्तित्व में थीं, जो सरदारियों का विवरण देती हैं। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और विवरण किस प्रकार से किया? यानी संगम साहित्य के जो रचनाकार थे उन्होंने अपने स्रोतों का विवरण संकलन किस प्रकार से किया, जिसमें उन्होंने सरदारियों का विवरण दिया है। आगे कहते हैं कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा, कई सरदार थे, कई राजा थे, लंबी दूरी का व्यापार करते थे। यानी कि भारत में के और हिस्सों में आते होंगे, राजस्व जुटाते हैं। राजस्व, राज्य के लिए धन इकट्ठा करते हैं। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। यानी कुछ सरदार, कई सरदार और राजा लंबी दूरी का व्यापार करके राजस्व इकट्ठा करते थे। इनमें सातवाहन और सातवाहनों के साथ साथ शक, ये दो जातियों के राजा थे, दो वंशों के राजा थे, सातवाहन शासक और शक। सातवाहनों के बारे में ये उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिमोत्तर में थे। पश्चिमोत्तर में कौन थे? सातवाहन। और पश्चिम में से या एशिया के मूल के शक, एशिया मूल के शक थे। शक जो शासक थे वो एशिया मूल के थे। इन्हें वास्तव में शक क्षत्रप कहा जाता था। सातवाहन और शक क्षत्रप। आपको एक बात का पता हो, महावीर स्वामी शक क्षत्रप थे।
उसी वंश से संबंधित थे वो। तो ये शासक क्या करते थे, सातवाहन और शक लोग क्या करते थे, लंबे दूर का व्यापार करके अपने राज्य के लिए राजस्व जुटाते थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, इनका सामाजिक कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ से शक आए, कहाँ से सातवाहन आए, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में जानते हैं कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। हम सातवाहनों के बारे में जानते हैं, शकों के बारे में तो इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है अभिषेक, लेकिन सातवाहनों के बारे में हम जानते हैं कि वो एक बार सत्ता में आ जाते थे तो अपने श्रेष्ठता का या अपने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा करने लगते थे कि हम श्रेष्ठ हैं और हमारा सामाजिक अस्तित्व भी ऊंचा है। अब हम आपको बताने वाले हैं सरदार और सरदारी क्या होती है, इस चीज़ पर हमें प्रकाश डालना है और इसको समझ लो एक बार। सरदार और सरदारी, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है और जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। वंशानुगत का मतलब वंश के आधार पर, पहले वही सरदार थे, अब उनके बेटे सरदार हुए, इसके बाद उनके पोते सरदार होंगे, ये वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी हो सकते हैं सरदारी या फिर नहीं भी हो सकती है। तो सरदार एक वह शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंश के आधार पर होता है या वंशानुगत होता है या नहीं भी हो सकता है। कोई और शक्तिशाली आ गया तो वंश के आधार पर नहीं, वैसे ही सरदार बन जाता है ताकत से। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। जो भी सरदार होता है, जो उसकी सरदारी होती है, सरदार एक व्यक्ति, सरदारी मतलब उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। तो जो सरदार होते थे वो शक्तिशाली व्यक्ति होता था और इसके समर्थक कौन होते थे, उसके परिवार के व्यक्ति, उसके परिवार के व्यक्ति उसका समर्थन करते थे, उसके साथ रहते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, सरदार के कार्य क्या होते थे, कोई विशेष अनुष्ठान कराना, धार्मिक अनुष्ठान कराना, इसका संचालन। युद्ध के समय नेतृत्व करना, जब भी युद्ध होता था किसी सरदार से, सरदार एक तरह से राजा की तरह शक्तिशाली व्यक्ति होता था, तो जब भी युद्ध होता था तो उस युद्ध में जो सरदार होता था वो युद्ध का नेतृत्व करता था, सेना का नेतृत्व वही व्यक्ति करता था। और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता, जब भी राज्य में कोई विवाद होता था तो उस विवाद को सुलझाने के लिए वो क्या करता था, मध्यस्थता करता था, विवाद को सुलझा देता था, मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। इसके साथ साथ वह अपने अधीन लोगों से भेंटें स्वीकार करता था। जो भी सरदार होता था उसके जो अधीन व्यक्ति होते थे, जैसे एक राजा है और प्रजा है, तो प्रजा से वो क्या करता था, भेंटें स्वीकार करता था, उपहार स्वीकार करता था। सरदार क्या करता था, भेंटें स्वीकार करता था और राजा जो होता था वो कर वसूल करता था। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को भेंटें मिलें, उपहार मिलें, गिफ्ट मिलती है तो वो सरदार है, और अगर वो टैक्स लगाता है कि इतना देना ही है आपको तो वो हो जाता था राजा। तो सरदारों को क्या मिलती थी, राजा और सरदार में मुख्य अंतर क्या है, सरदार वो भेंट स्वीकार करते थे, राजा कर वसूलते थे। वो स्वीकार नहीं करते, वो वसूलते थे। सरदार के साथ उसके राज परिवार के या उसके परिवार के व्यक्ति होते थे, अनुष्ठानों का संचालन करना होता था और विवादों की मध्यस्थता करनी होती थी। युद्ध में सेना का नेतृत्व भी सरदार ही करते थे। एक और बात आती है, सरदारी में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ये अपने पास कोई सेना नहीं रखते थे, इनके परिवार के व्यक्ति होते थे, ये स्थायी सेना और अधिकारी नहीं रखते थे। ये सरदार और सरदारी, इस पर एक प्रश्न आएगा, सरदार और सरदारी से क्या आशय है, तो आपको इसको पढ़ के, इसको समझ के आपको इसका उत्तर देना है। सरदार और सरदारी, एक बार हम पुनः इसको बता देते हैं आपको। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध का नेतृत्व करना और विवादों की मध्यस्थता करना या विवादों को सुलझाने के लिए
मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट स्वीकार करता है, जबकि राजा कर वसूल करते और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण कर देना। जो भेंट प्राप्त होती थी वो अपने समर्थकों को दे देते थे। मतलब समर्थक कौन होते थे सरदार के? उसके परिवार के व्यक्ति, तो वो अपने परिवार के व्यक्तियों को वो भेंट, जैसे गिफ्ट जो मिली वो अपने परिवार के व्यक्तियों में या समर्थकों को दे देते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे, कोई स्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते थे। यहाँ एक स्रोत हमको और मिल रहा है, वो स्रोत क्या है? सेना के लिए हाथी पकड़ना। आपने सुना हो मौर्य काल से, मौर्य काल के समकालीन बात है, लगभग 300 ईसा पूर्व के बाद की बात है, 325-26 ईसा पूर्व, जब हमारे देश पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। और हमारे देश पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो सबसे पहले सिकंदर के विरुद्ध हमारे देश का पौरव वंश का एक शासक था पोरस, उसने सिकंदर के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, उसने ही उसका सामना किया था। तो सबसे पहले भारत में सिकंदर के विरुद्ध ही हाथियों का युद्ध में प्रयोग किया गया था। उससे पहले कोई व्यक्ति हाथियों का युद्ध में प्रयोग करना नहीं जानता था। तो हाथी पकड़ना, सेना के लिए हाथी कहाँ से मिलते हैं? जंगल से। हाथी अपने आप में शक्तिशाली जानवर है, किंतु समझदार भी होता है, बुद्धिमान भी होता है हाथी। तो हाथियों को सेना के लिए पकड़ा जाता था। धीरे धीरे सेना में हाथी का प्रचलन बढ़ गया और हाथी वाली सेना भी अब हर राजाओं के पास होने लगी। तो सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में हमको सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें लिखा है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता था? हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा कारकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? 5 से 7 पालतू हथनी लेना है जो पहले से पालतू थी। और वन के संरक्षक, जो पहले वन के संरक्षक अधिकारी होते थे, उनकी मदद से। हाथी को पालने वाले जो लोग होते थे, कुछ लोगों को शौक होता है हाथी को पालने वाले होते हैं, उन लोगों की मदद से। हाथी के पैरों में जंजीर कैसे बांधी जाए, इसमें भी एक्सपर्ट लोग थे, उनकी सहायता से। सीमा रक्षकों, सीमा की रक्षा करने वाले। वनवासी, कुछ लोग वनवासी होते, वन में ही रहते, तो हाथियों से उनका मुकाबला ज़्यादा हो जाता, तो ऐसे लोगों की सहायता से 5 से 7 हथनियाँ लेते थे। उनको लेकर के जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। जंगली हाथी जो होते हैं मलमूत्र गिराते जाते हैं और उस मलमूत्र को पहचान करके उनको पकड़ने का काम किया जाता था। हाथी किस दिशा में गया? जानवरों की एक विशेषता होती है, इंसान की नहीं होती है, जानवर की होती है। वो जहाँ से जाता है कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ के जाता है। हम कहते साइंस में इंसान आगे है, इंसान से ज़्यादा जानवर आगे। कुछ ना कुछ वो चिन्ह छोड़कर जाता है जब भी वो जाता है कि हम आने वाले हमारे किसी सजातीय जानवर को हमारी सूचना हो कि हम यहाँ हैं। केवल वो ही समझ सकता है सजातीय जानवर, और कोई नहीं। जैसे कुछ जानवर होते हैं रास्ते से जाते हैं तो जगह जगह मूत्र छोड़ते जाते हैं, जगह जगह मूत्र छोड़ते जाते हैं। इसके बाद उनके का कोई सजातीय जानवर आएगा, वो समझ लेगा, वो उसको सूंघ करके समझ लेगा कि ये हमारी जाति का जानवर इस तरफ गया है। कुछ जानवर मल त्यागते जाते हैं, मल थोड़ा थोड़ा त्यागते हैं। वो इसीलिए त्यागते हैं कि इस मल की सहायता से हमारे सजातीय लोग हम तक पहुंच सकें। एक सीमा का निर्धारण हो जाता है कि इस सीमा में हमारा राज्य है, हमारा यहाँ मल है या हमारा यहाँ मूत्र है। तो इस प्रकार से कुछ जानवर पेड़ों से रगड़ते हैं अपने आप को,
और रगड़न से उनकी से बाल या उनकी स्किन रगड़ जाती है, तो उसमें भी एक विशेष प्रकार की गंध आती है। उस गंध का सहारा लेकर भी बहुत सारे जानवर उनके पीछे पहुंच जाते जो उनके सजातीय जानवर होते। तो यहाँ इन लोगों के द्वारा हथनी का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हथनी हाथियों की सजाती है। और इसमें एक और सिस्टम रहता है नर और मादा का। नर हाथी द्वारा त्यागे गए मल मूत्र से हथनी जो होती है वो मादा होती है, वो नर का मलमूत्र बहुत अच्छी तरह से पहचान लेती है, क्योंकि जब भी उसको हाथी से मिलन करना होता है तो वो ढूंढती है जंगल में। और वो कैसे ढूंढेगी? इसी मलमूत्र के सहारे वो उसको ढूंढ पाती है। तो इसलिए इन लोगों का एक सिस्टम होता है, जानवरों का एक हीटिंग पीरियड होता है इनका। उसी पीरियड में जो मादा जो जानवर होते हैं वो नर से मिलते हैं, उसी पीरियड में एक निश्चित पीरियड होता है इनका। तो उस पीरियड में जब इनको ऐसा लगता है कि अब हमें इनका एक पीरियड या काल शुरू हो जाता है, ऋतु काल भी कहते हैं, तो उस समय ये मादा नर से मिलने के लिए व्याकुल होती है और उससे मिलन करती है वो, जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है। तो वो क्या करती है? इनका मलमूत्र को सूंघते हुए जाती है। तो ये 7 हथनियाँ जाती थी, इनके साथ ये हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले वन रक्षक, जंगली शिकारी या और जो लोग होते थे हाथियों से संबंधित, वो इनके साथ जाते थे। और हथनी उसी दिशा में जाती थी जहाँ हाथी निकलते थे, वो उनके मलमूत्र को सूंघती हुई जाती थी। तो जाकर के इन्हें हाथी मिल जाते थे। और इसमें जो एक्सपर्ट व्यक्ति थे, पैर में जंजीर बांधना, कैसे हाथी को पकड़ना, इस प्रकार से सेना के लिए हाथियों को पकड़ लेते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक। मौर्य सम्राट के पास कितने? यूनानी स्रोत बताता है मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, और इनके पास 30,000 घुड़सवार थे मौर्य सम्राट के पास। 9,000 हाथी थे। कितने हाथी थे इनके पास? 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी बहुत होते हैं। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं इतने नहीं होंगे, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ एक स्रोत है जो ये बताता है कि दक्षिण भारत के जो सरदार और सरदारियां थीं, जो राजा थे, या दक्षिण भारत में कौन कौन सी वस्तुएं सरदारों को उपहार में दी जाती थी। हमने आपको अभी बताया कि जो सरदार होते थे वो उपहार स्वीकार करते थे, भेंट लेते थे। तो क्या क्या भेंट मिलती थी? पांड्य सरदार सेन गुत्तु वन की वन यात्रा। पांड्य सरदार थे और पांड्य सरदार की, उनका नाम था सेन गुत्तु वन। ये वन की यात्रा पर जब जाते हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि सरदारों को उनके अधीनस्थ लोग भेंटें देते थे। तो देखो भेंट में क्या क्या मिलता है, शिवम ध्यान रखना, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो यहाँ आपको मिल जाएगा जी। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरते। जब वो वन की यात्रा पर गए, जिस किसी का कोई राजा आए तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब वो वन की यात्रा पर गए सेन गुत्तु वन, तो लोग गाते और नाचते हुए पहाड़ों से नीचे उतर के आ गए। ठीक उसी तरह जैसे कोई पराजित व्यक्ति विजयी व्यक्ति के सामने नाचता है, गाता है और उसका स्वागत करता है और उनका को उपहार देते हैं। तो सरदार को क्या क्या विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, संभवतः चंदन की लकड़ी, दक्षिण भारत में चंदन ज़्यादा होता है तो चंदन की लकड़ी होगी, तो इसलिए सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल, हिरण जो होते हैं उसके बाल बड़े मुलायम होते, ये उपहार में दिए गए। चूंकि वन की यात्रा पर थे, वन उपज या वन में प्राप्त होने वाली वस्तुएं ही उपहार में दी जाएंगी। हिरणों के बाल जो मुलायम होते हैं उनसे बने चावर, चावर जानते हैं आप, जो हवा करने के लिए राजा महाराजा सम्राटों के बगल में कुछ दासियां या दास खड़े होकर के हिलाते, इसको चावर बोलते हैं। तो हिरण के कोमल बालों से बने हुए चावर, चंवर जिसको कहते हैं चंवर। मधु, वन में क्या मिलता है? मधु, शहद जिसको हम कहते हैं।
चंदन, गेरू एक प्रकार का तिलक लगाने वाला रंग होता है गेरू, सुरमा ये आंखों में लगाया जाता है, सुरमा वनवासी लोग बनाते हैं सुरमा, हल्दी जंगल की उपज है, वनोपज है, इलायची वनोपज है, इलायची की जो बेल होती है उसको ऊपर चढ़ाया जाता है